प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। अभी तक हमने पढ़ा मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था पाली और उसके बाद अब प्राकृत। प्राकृत के नामकरण के भी विषय में बहुत सारे विवाद हैं। ये संस्कृत के पहले से है या संस्कृत के बाद अब तद्भवीकरण या सरलीकरण के रूप में बनी, इस पर विद्वानों में बहुत विवाद है। प्राकृत जो थी, कुछ विद्वानों का मानना था कि प्राकृत पहले थी, जनभाषा के रूप में सभ्यता के आरंभ के साथ ही प्राकृत थी। उसके बाद ऋषि मुनियों के हाथ में पड़ करके संस्कारित हुई और संस्कारित होने के बाद संस्कृत के रूप में परिवर्तित हुई। जैसे प्राकृत हुई, प्राकृत, फिर इसके बाद ऋषि मुनियों के हाथ में पड़कर संस्कारित भाषा के रूप में तो संस्कृत हो गई। इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाल की जो प्रथम अवस्था आई वो प्राकृत की प्रथम अवस्था पाल के रूप में, प्रथम अवस्था ये प्राकृत थी, दूसरी अवस्था पाल के रूप में, तीसरी स्थिति थी प्राकृत के रूप में पुनः आई। तो इस तरह से अभ्रंश और हट होते हुए फिर सामान्य हिंदी, अभ्रंश और हट, फिर प्रारंभिक हिंदी। इस तरह से ये विकास क्रम इन लोगों ने बताया। सामान्यतः जो हम विकास क्रम अभी तक पढ़ते हैं, जो रूढ़ हो चुका है, वो है संस्कृत। संस्कृत में दो स्थिति आती हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये रहती है वैदिक संस्कृत, और इसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद इसका सरलीकरण जब और होता है तो पाल के रूप में आती है, यानी 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक यहाँ होती है, 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक ये जो है पाली रहती है, और पहली सदी से 500 ईस्वी तक प्राकृत रहती है। 500 ईस्वी से ये 1100 तक ये दोनों मिलकर के अभ्रंश और आहट मिलकर के 500 से 1100 ईस्वी तक ये अभ्रंश और आहट की अवस्था रहती है। उसके बाद प्रारंभिक हिंदी के रूप में परिवर्तन होता है। विवाद ये है कि प्राकृत पहले थी या प्राकृत यहाँ पर आई। कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे पिसल जैसे विद्वान थे, उनका कहना है कि प्राकृत पहले संस्कृत के पहले थी, जनभाषा के रूप में थी, बाद में संस्कारित होकर के संस्कृत बनी। लेकिन वहीं हेमचंद जैसे विद्वान हैं, हेमचंद्र मार्कंडेय जैसे विद्वान हैं, इन विद्वानों का कहना है कि पहले देववाणी संस्कृत का उद्भव हुआ। देववाणी संस्कृत के तद्भवीकरण के परिणाम स्वरूप प्राकृत की उत्पत्ति हुई। प्रकृति, उन्होंने कहा प्रकृति संस्कृतम, प्रकृत संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। उनका कहना था प्रकृत संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, तद्भव के रूप संस्कृत का तद्भवीकरण हुआ तब प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये जो एक व्यवस्था है कि संस्कृत, लौकिक, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अभ्रंश और हट, ये रूढ़ हो चुका है और लगभग सभी विद्वान अब इसको मानते हैं। और इसीलिए मध्यकालीन प्रारंभिक आर्य भाषा में संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में ये सब आती हैं सारी आहट तक। तो पहली अवस्था मध्यकालीन आर्य भाषा की पाली है, दूसरी अवस्था प्राकृत है। ये हमने आज हमारे जो क्लास का विषय है वो है प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। प्राकृत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। पाल से प्राकृत आने में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है, चेंजिंग होती है लेकिन थोड़ी होती है। लगभग इसकी ध्वनिगत विशेषताएं वैसी ही होती हैं जैसे पाली में रहती हैं। जैसे ध्वनिगत विशेषताओं की बात करें, अगर ध्वनिगत विशेषताएं, इसमें अगर स्वर देखें, स्वर में
ह्रस्व और दीर्घ होता है, हम जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ होता है। ह्रस्व पाली की तरह ही रहता है, आ, ई, ऊ और दो नए स्वर रहते हैं, ये होते हैं। और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री गायब हो जाता है, ए और ओ, ऐ और औ भी गायब हो जाते हैं। अब इसमें पाली में होता है कि ए और ओ की तरह ही ऐ और औ का उच्चारण होने लगता है, जिसे सैलम का सेलम हो जाता है और कौशल का औ की मात्रा का कौशल कौशल हो जाता है। ऐ और औ यहाँ भी नहीं रहते हैं। इसी तरह से री गायब होता है, लेकिन गायब नहीं होता है, ये कहीं आ के रूप में, कहीं ई के रूप में, कहीं ऊ के रूप में उच्चारित होता है। जैसे नृत्यम का हम पाली में देखे थे, नच्चम हो जाता है, यानी री का आ के रूप में। यहाँ आ की मात्रा है, री की मात्रा जो थी वो यहाँ आ की मात्रा के रूप में आ गया, नृत्यम नच्चम हो गया आ के रूप में। इसी तरह से मृत्यु का मृत्यु हो जाता है, यानी री की मात्रा, जो री की मात्रा थी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, और ऋतु जो होता था वो उतु हो जाता है, यानी री की मात्रा ऊ की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये तो हुई री की बात। इसके बाद और जो परिवर्तन इसमें होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं इकारांत विसर्ग, यानी अग्नि मान लिया है, इकारांत विसर्ग, इकारांत ई की मात्रा पर विसर्ग लगा हुआ तो वो अग्नि विसर्ग चला जाता है, अग्नि के रूप में होता है। इसी तरह से उकारांत विसर्ग का विसर्ग गायब हो जाता है, धेनु का धेनु हो जाता है। ये सरलीकरण है, ये फालतू का जो विसर्ग जो है हट जाता है, धेनु हो जाता है। यहाँ पर एक प्रवृत्ति और बढ़ती, प्रकृति में, प्राकृत में एक प्रवृत्ति और बढ़ती है, जो अकारांत विसर्ग होते हैं वो ओकारांत ओ में चेंज हो जाते हैं। जैसे वीरा क्या हो जाता है, वीरो, इस तरह से चेंज हो जाते हैं। अकारांत जो विसर्ग होता है वो विसर्ग हटता है और ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, वीरा का वीरो हो जाता है। इसके बाद देखते हैं जो ध्वनि व्यवस्था में व्यंजन होते हैं, व्यंजन में भी कोई परिवर्तन, जो पाली का होता है वही यहाँ भी होता है। व्यंजन में वर्ड जो होते हैं वही रहते हैं, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा हो, ता, था, दा, धा, ना, या, रा, ला, वा, और उसके बाद सा और हा। वहाँ जो प्रवृत्ति चलती थी, जैसे सा और सा, खष्टी सा, ये दोनों चेंज होकर कहाँ बनते हैं, सा बन जाते हैं। जैसे शिष्य का शिष्यो, यहाँ दोनों सा चेंज हो जाते हैं, शिष्यो, दोनों सा चेंज होते हैं। ऐसे ही ये परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इसके अलावा एक परिवर्तन और जो होता है, सा के अलावा जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वो हा के रूप में, जैसे गाथा का गाहा हो जाता। महाप्राण आप लोग जानते ही होंगे, खा और घा, दूसरा और चौथा वर्ड जो है महाप्राण व्यंजन होते हैं। सारे के महाप्राण व्यंजन रुधिर का हो जाता है, रुहिर। ये प्रकृति की विशेषता जो पाली में थी वो आती यहाँ आ जाती है। इसके अलावा जो भी विशेषताएं वहाँ पर थी पाली में, वो प्राकृत में चलती रहती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वो होता है वहाँ पर
एक प्रवृत्ति होती है संयुक्ताक्षरों में कि जो रेफ होता है, रेफ युक्त व्यंजन जो होते हैं उनका रेफ हटता है और परवर्ती व्यंजन का द्वितीयकरण होता है। जैसे है धर्म है तो धर्म का रेफ हटेगा और ये माँ, परवर्ती व्यंजन माँ है तो माँ का द्वितीयकरण होगा। द्वितीय मतलब दो लिखे जाएंगे तो ध अधम माँ हो जाता है। कर्म का क अधम माँ हो जाए कम। धर्म का धम, कर्म का कम। तो इसका जो द्वितीयकरण होता है इसका क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण भी होता है। अगर यहाँ द्वितीयकरण होता है तो क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण मतलब इसका दीर्घीकरण हो जाता है और ये अब यहाँ हो जाता है धाम, यहाँ हो जाता है काम। इस तरह से ये परिवर्तन होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो प्रकृति से अलग हैं। एक तो आकारांत विसर्ग जो होता है ओकारांत में परिवर्तित होता है, विसर्ग हट जाता है। और दूसरा जो रेफ युक्त व्यंजन होते हैं इनका रेफ हटता है, द्वितीयकरण की प्रवृत्ति जो रहती है वो क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण में परिवर्तित होती है। एक परिवर्तन और जो प्रकृति से अलग है, वो पाली से अलग है प्रकृति में, तो उसमें एक परिवर्तन ये होता है कि जैसे वहाँ पर या का व्यापक प्रयोग चलता है लेकिन प्रकृति में जो है या का जा होने लगता है। प्राकृत में या का जा होने लगता, जैसे यमुना का जमुना, यश का जस। तो इस तरह से ये प्रवृत्ति आती है। अब इसके बाद व्याकरणिक विशेषताओं की अगर बात करें तो व्याकरणिक विशेषताएं जो होती हैं प्राकृत उसमें चलती हैं, वही यहाँ भी होती हैं व्याकरणिक विशेषताएं। व्याकरणिक विशेषताओं में जैसे वचन दो हो गए, तीन वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन अब क्या हो गया एक वचन और बहुवचन। इसी तरह से लिंग है, तीन लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, लेकिन पुल्लिंग का प्रयोग नपुंसक लिंग का प्रयोग किसके रूप में होने लगा? अब लिंग भी दो हो गए, नपुंसक लिंग का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होने लगा, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन दो हो गए। कारक व्यवस्था में थोड़ा सा स्थिरीकरण आता है और जैसे का के की, जैसे मज्झ, एक नए मज्झ जैसे प्रयोग होने लगते, मज्झ परसर का प्रयोग होने लगता है जो माँ के रूप में डेवलप हुआ। के ये एक परसर्ग और डेवलप होता है, ये का के की के रूप में बाद में का के की के रूप में परिवर्तित होता है। ये दो परसर्ग जो है, दो तीन परसर्ग नए जो परिवर्तन यहाँ पर स्थिरीकरण के या सरलीकरण की प्रवृत्ति में आते हैं तो ये दो तीन परसर्ग डेवलप होते हैं और जो है इसमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। मज्झ जो में पै पर हम जानते हैं में परसर्ग आता है बाद में, और के का के की रूप में ये परसर्गों का विकास यहाँ प्रारंभ हो जाता है जो प्राकृत पाली में नहीं था। इसके अलावा जो शब्दकोशीय विशेषताएं थे, शब्दकोशीय विशेषताओं में हम देखते हैं कि पाली में जो था वो तद्भवीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। देशज शब्द विदेशज शब्द आते हैं, बहुत तेज़ी से आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तत्समीकरण की प्रवृत्ति थोड़ी सी आती है, क्योंकि बहुत सारे शब्द तद्भवीकरण की प्रक्रिया स्वरूप कई शब्दों का एक ही शब्द दिखने लगता है, उनका अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर तत्समीकरण की प्रवृत्ति पुनः आती है जिससे शब्दों को भेद किया जा सके। अब आते हैं इसकी पाली के भेद कितने हैं, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, पाली के भेद बताइए। प्राकृत के भेद, प्राकृत के भेद कितने प्राकृत होते हैं? तो विभिन्न विद्वानों ने 26-27 प्राकृत का विवरण दिया है, लेकिन जो मूल होते हैं 5 ही का विवरण दिया गया है। पहला है
पैसाची, पैसाची प्राकृत। दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, मागधी अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत। चौथा सौरसेनी प्राकृत। और पांचवा महाराष्ट्रीय प्राकृत। अब इनकी प्रवृत्तियां क्या थी? पैसाची प्राकृत ये जो है अफगानिस्तान के क्षेत्र में थी। अफगानिस्तान व उधर जो मध्य एशिया के इधर वाला क्षेत्र था, यहाँ पर प्रचलित थी। अफगानिस्तान। इसकी जो मूल प्रवृत्ति थी, इसमें ड़ा का ना हो जाता था। क्या हो जाता था? ड़ा का ना। जैसे गुण का गुण, गुण का गुण हो जाता था। इसके अलावा अर्धमागधी प्राकृत में यहाँ पर का गा हो जाता था। का गा, जैसे प्रकल्प का प्रगप। का गा हो जाता था। या का जा हो जाता था। या का जा हो जाता था। जैसे यौवन का जो व वर्ण। मागधी प्राकृत में रा का ला हो जाता था। रा का ला, जैसे राजा का लाया। रा का ला हो जाता था यहाँ पे। यहाँ पर जो प्रवृत्ति महाप्राण व्यंजनों के हा होने की, वो प्रवृत्ति यहाँ पाई जाती है। यानी महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन यहाँ पर ये हा में परिवर्तित होते हैं। जैसे गाथा का गाहा। यहाँ पर भी वही प्रवृत्ति आती है। महाप्राण व्यंजन, जैसे महाप्राण व्यंजन हा में परिवर्तित होते हैं। सखा का सहा, सखा का सहा हो जाता है। यहाँ एक प्रवृत्ति और आती है, जो पंचमाक्षर होते हैं इनका अनुस्वार के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे गंगा, गंगा का गंगा। पंचम का पंचम। यहाँ एक प्रवृत्ति और लिख लीजिए, रा और ला आपस में इंटरचेंज होते हैं कभी कभी यहाँ पर। तो जैसे फल का फर। तर कुछ प्रवृत्तियाँ, एक एक दो दो प्रवृत्तियाँ याद कर लीजिए आप। इससे ये कई बार पूछा जा चुका है, मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था में प्राकृत के भेद बताइए, या प्राकृत के कौन कौन से भेद हैं। तो ये 5 भेद महत्वपूर्ण हैं। इनकी एक एक दो प्रवृत्तियाँ ये हैं। ये प्रवृत्तियों के आधार पर इनका महाराष्ट्रीय प्राकृत का क्षेत्र, जो आप क्षेत्र हम बताना भूल गए, महाराष्ट्रीय प्राकृत का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र लगता है, लेकिन ये महाराष्ट्र नहीं है, ये उत्तरी भारत का क्षेत्र है। उत्तरी भारत का कोई क्षेत्र है। सौरसेनी प्राकृत मथुरा के आसपास का जानते हैं। मथुरा, इससे खड़ी बोली या हरियाणवी, इस तरह से पश्चिम की भाषाएं इससे डेवलप हुई। मागधी, मागधी प्राकृत ये मगध की भाषा है, इससे बिहारी हिंदी, मगध। इसे जैन प्राकृत, क्योंकि जैन, अधिकतर जैन ग्रंथ इसी में लिखे गए। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी की एक दो भाषाओं का विकास हुआ। अर्धमागधी प्राकृत का पूर्व, इनका क्षेत्र पूर्व ही है। पैसाची प्राकृत हमने बताया कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो इस तरह से प्राकृत, मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था प्राकृत, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।